हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज हम करने वाले हैं साइंस का असाइनमेंट चैप्टर 9 क्लास 9th का। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्लैरिफाई द कॉन्सेप्ट ऑफ द फोर्स विच इफेक्ट्स आर सीन ऑन ऑब्जेक्ट बाय अप्लाइंग एक्सटर्नल ऑन इट। क्लैरिफाई करना है हमें कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स को, जिसकी इफेक्ट देखे जाएंगे ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई हो रही है एक्सटर्नल फोर्स। जैसे मैं बाहर से फोर्स लगा रहा हूँ तो उसके ऊपर इफेक्ट क्या होगा, तो हम इसका आंसर देख लेते हैं। फोर्स कैन मेक अ बॉडी दैट इज रेस्ट टू मूव। पहले बॉडी जैसे रेस्ट पे थी तो वो मूव हो जाएगी, यानी थोड़ी आगे बढ़ जाएगी। इट कैन स्टॉप अ मूविंग बॉडी, स्लो इट डाउन। उसको हम रोक सकते हैं मूविंग बॉडी को और उसकी गति धीमी कर सकते हैं। इट कैन एक्सेलरेट द स्पीड ऑफ मूविंग बॉडी। उसकी हम गति भी बढ़ा सकते हैं, स्पीड बढ़ा सकते हैं मूविंग बॉडी की। इट कैन ऑल्सो चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ बॉडी अलॉन्ग विद इट्स शेप एंड साइज। उसकी हम डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं मूविंग बॉडी की, और उसके साथ हम शेप और साइज भी चेंज कर सकते हैं। ये इफेक्ट होती हैं जब एक्सटर्नल फोर्स लगती है ऑब्जेक्ट के ऊपर। चलो क्वेश्चन 2 देख लेते हैं। राइट न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन एंड डेराइव एफ इजकल टू एम ए। हम न्यूटन का सेकंड लॉ देख लेते हैं जो डेराइव होता है एफ इजकल टू एम ए। आंसर है न्यूटन सेकंड लॉ इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन ऑल ऑफ फिजिक्स। न्यूटन का जो सेकंड लॉ है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है सारे फिजिक्स के चैप्टरों के लिए भी और फिजिक्स के लिए भी। फॉर अ बॉडी हुज मास एम इज कॉन्स्टेंट। कोई बॉडी है उसकी मास m है, वो कांस्टेंट है। इट कैन बी राइटिंग इन द फॉर्म ऑफ f इजकल टू एम है, और उसको हम लिखेंगे f इजकल टू एम है, वेयर f यानी फोर्स एंड a यानी एक्सेलरेट आर व्हाट वेक्टर क्वांटिटीज। ये दोनों वेक्टर क्वांटिटीज हैं। इफ अ बॉडी हैज़ अ नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट, उसके ऊपर नेट फोर्स एक्टिंग कर रही हो, इट इज एक्सेलरेट इन अकॉर्डेंस विद द इक्वेशन। तो क्वेश्चन 3 देख लेते हैं। ऑन व्हाट डज द इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट डिपेंड। What is impulse of force? Is it a vector quantity or scalar quantity? ऐसा क्या इफेक्ट पड़ेगा फोर्स का एक ऑब्जेक्ट के ऊपर जो डिपेंड हो, और वो इम्पल्स फोर्स क्या है, और इसकी वेक्टर क्वांटिटी है क्या स्केलर क्वांटिटी है, एंड इसकी एसआई यूनिट भी हमें बतानी है। द फॉलोइंग आर द फैक्टर्स ऑन विच द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स, फोर्स बीइंग अ वेक्टर क्वांटिटी। कोई भी फोर्स हो रही हो उसके ऊपर, ऑब्जेक्ट के ऊपर जो डिपेंड है, तो वो हमेशा वेक्टर क्वांटिटी रहेगी, उसके मैग्नीट्यूड भी रहेगा और उसके पास डायरेक्शन भी रहेगा, इसलिए वो इफेक्ट करेगा। अनदर फैक्टर इज द पॉइंट ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। और कोई अनदर फैक्टर होगा जो पॉइंट है दूसरे एप्लीकेशन के फोर्स का। क्वेश्चन 4 देख लेते हैं। राइट न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन का तीसरा लॉ का मोशन दिखाना है हमें। एक्सप्लेन विद वेरियस प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स। उसके हमें प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स भी देने हैं। स्टेट के अंदर हमेशा एक्शन इक्वल रहेगा और अपोजिट रिएक्शन आएगा। जैसे जो तू करेगा वही तू भरेगा। When two objects interact with each other, the force exerted by the first object on the second is referred to as action. जैसे दो ऑब्जेक्ट इंटरेक्ट कर रही है ईच अदर, और उसकी फोर्स एक्सर्ट होती है पहले ऑब्जेक्ट के द्वारा और सेकंड ऑब्जेक्ट के ऊपर, वो रेफर करेगी एक्शन। जैसे मैंने सामने एक बॉल रखी है और मैंने एक बॉल उधर फेंकी, तो ये वहाँ जाके रुक जाएगी और वो वाली बॉल है ना आगे जाके एक्शन लेगी। तो इसलिए बोलते हैं जैसी करनी वैसी भरनी। द रिएक्शन फोर्स इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द सेकंड बॉडी ऑन द फर्स्ट बॉडी, और वो रिएक्शन हमें दिखेगा पहली बॉडी से सेकंड बॉडी के ऊपर। क्वेश्चन देख लेते हैं हम इसका। और राइट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड प्रूव इट। राइट लॉ लिखना है हमें कंजर्वेशन का और उसको प्रूव भी करना है। टू और मोर बॉडीज इन एन आइसोलेटेड सिस्टम एक्टिंग अपॉन ईच अदर, their total momentum remains constant unless an external force is applied. Therefore, momentum can neither be created or nor destroyed. हमें दो और दो से ज़्यादा बॉडी आइसोलेटेड सिस्टम एक्टिंग कर रही है अपॉन ईच अदर में, और उनका टोटल मोमेंटम रिमेन कांस्टेंट है, और अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड, और एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रही है तो ना ही मोमेंटम क्रिएट होता है और ना ही डिस्ट्रॉय होता है मोमेंटम। 6 क्वेश्चन देख लेते हैं। एन ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंसेस जीरो बाय अनबैलेंस्ड external force. Is it possible for that object to move at non-zero velocity? If yes, then say necessary condition for the magnitude of velocity and direction of the object. If no, then classify with reason. इसमें ये दिया गया है, अगर जीरो अनबैलेंस्ड फोर्स हुई एक्सटर्नल फोर्स से, और ये पॉसिबल है ऑब्जेक्ट के लिए कि मूव हो गए नॉन जीरो वेलोसिटी से, और ये है तो कैसे है, और इसकी कंडीशन क्या है, और इसके मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी क्या होगी, और इसके डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगा, और अगर नहीं है तो इसे क्लासीफाई करो रीज़न के साथ। तो इसका आंसर देख लेते हैं।
When a net zero external unbalanced force is applied on the body, it is possible for the object to be traveling with a non-zero velocity. अगर net zero external unbalanced force लगी अप्लाई हुई किसी भी बॉडी पे और वो पॉसिबल है कि ऑब्जेक्ट ट्रैवल करे नॉन जीरो वेलोसिटी, यानी जीरो वेलोसिटी, गति होगी नहीं. ये फैक्ट है. वंस एन ऑब्जेक्ट कम्स इनटू मोशन एंड देयर इज अ कंडीशन इच विच इट्स मोशन इज अनपोस्ड बाय एन एक्सटर्नल फोर्स, द ऑब्जेक्ट विल कंटिन्यू रिमेन इन मोशन. एक ऑब्जेक्ट कम्स आता है मोशन से और कंडीशन है कि वो मोशन में ही रहे और उसके सामने कोई भी एक्सटर्नल फोर्स ना लगे तो वो कंटिन्यू रिमेन वो मोशन में ही चलता रहेगा. हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो यहीं ख़त्म होती है और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. और चैप्टर 1 और चैप्टर 7 हमने सॉल्व कर दिया है असाइनमेंट साइंस का, सेक्शन सी उसका, तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, वहाँ पे जाके क्लिक करके आप देख सकते हो. एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय.